इतिहास की किताबों में अक्सर राजाओं और महाराजाओं और उनके खूनी युद्धों की गाथाएं भरी होती हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं उसमें ना कोई सम्राट है, ना कोई भव्य महल है और ना ही किसी साम्राज्यवादी जीत का शोर है। यह कहानी है दुनिया की सबसे अनुशासित, सबसे आधुनिक और सबसे रहस्यमयी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता जो आज से 5000 साल पहले भारत की मिट्टी में फल फूल रही थी, जब बाकी दुनिया शायद ठीक से घर बनाना भी नहीं जानती थी। इस दिलचस्प और हैरत अंगेज दास्तां की शुरुआत किसी महान इतिहासकार की कलम से नहीं, बल्कि ब्रिटिश फौज से भागे हुए एक भगोड़े सिपाही की डायरी से हुई थी। साल था 1826। भारत के पंजाब का वो इलाका जो आज सरहद पार पाकिस्तान का हिस्सा है। जेम्स लुइस नाम का एक अंग्रेज सिपाही, जिसे कोर्ट मार्शल का डर था, अपनी पहचान छिपाकर चार्ल्स मैसन के नाम से एक बंजारे की तरह दर दर भटक रहा था। रेगिस्तानी हवाओं और धूल भरे रास्तों के बीच अचानक उसकी नजर एक वीरान मैदान में खड़ी पुरानी ईंटों के ऊंचे ऊंचे टीलों पर पड़ी। स्थानीय लोग उन टीलों के पास जाने से कतराते थे। उनका मानना था कि वहां रूहों और भूतों का बसेरा है, लेकिन मैसन की खोजी आंखों ने भांप लिया कि इन खंडहरों के नीचे कोई महान राज दफन है, और उसने अपनी डायरी में लिखा कि यह शायद सिकंदर महान के जमाने का कोई प्राचीन शहर है। मैसन को जरा भी इल्म नहीं था कि वो जिसे सिकंदर का समझ रहा था वो सिकंदर से भी 2000 साल पहले का इतिहास था। वो जो देख रहा था वो दरअसल हड़प्पा के खंडहर थे। मगर उस वक्त अंग्रेज हुकूमत को साम्राज्य विस्तार की जल्दी थी और इतिहास सहेजने की नहीं, और इसीलिए मैसन की बातों को हवा में उड़ा दिया गया और भारत की एक महान विरासत सालों तक धूल फेंकती रही। वक्त का पहिया घुमा और करीब 30 साल बाद यानी 1856 में भारत के इतिहास के साथ एक ऐसी भयानक चूक हुई जिसने हमारी प्राचीन विरासत को लगभग मिटा ही दिया होता। उस समय अंग्रेज कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरियां बिछाने के मिशन पर थे। इंजीनियरों को पटरियों के नीचे बिछाने के लिए रोडा यानी कि पक्की ईंटों या पत्थरों की भारी जरूरत थी। तभी मजदूरों की नजर उन्हीं हड़प्पा के टीलों पर पड़ी। वहां पक्की और मजबूत ईंटों का असीमित भंडार था। अंग्रेज इंजीनियरों के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं था। बिना ये सोचे कि ये ईंटें कहां से आई और इनका ऐतिहासिक मूल्य है वो क्या है, उन्होंने उन हजारों साल पुरानी इमारतों को बेरहमी से ढहा दिया। लाखों ईंटें निकालकर रेल की पटरी के नीचे बिछा दी गई। आज जब आप कराची से लाहौर की ट्रेन यात्रा करते हैं तो याद रखिएगा कि करीब 160 किलोमीटर लंबी रेल की पटरियां दुनिया के सबसे महान सभ्यता की ईंटों पर खड़ी है। हमारी विरासत जिसे किसी म्यूजियम में होना चाहिए था वो रेल की पटरियों के नीचे कुचल दी गई। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी ना कभी बाहर आता ही है। साल 1920 आया और भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की कमान सर जॉन मार्शल के हाथों में आई। उनकी टीम में दो चमकते सितारे थे, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। जहां एक तरफ दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, वहीं दूसरी तरफ राखाल दास बनर्जी ने सिंध के इलाके में एक ऊंचे टीले की खाक छानी। वहां के लोग उसे मोहनजोदड़ो कहते हैं, जिसका सिंधी में अर्थ होता है मुर्दों का टीला। जैसे जैसे जमीन की छाती चीरी गई, मिट्टी की परतों के नीचे से जो सच निकला उसने पूरी दुनिया के पुरातात्विकों के होश फख्ता करती है। वो कोई आदिम बस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शहर था जो आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसा सुनियोजित था। वहां की सड़कें एकदम सीधी थी जो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। घर पक्की ईंटों के थे, कुछ तो 2 या 3 मंजिल के ऊंचे थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि उनकी सफाई व्यवस्था, हर घर के नीचे अपना कुआं और स्नान घर था। नालियां पूरी तरह ढकी हुई थी और घर घर का गंदा पानी एक मुख्य सीवर लाइन में जाकर मिलता था। सोचिए 5000 साल पहले जब लंदन और पेरिस जैसे शहरों में लोग गंदगी सड़कों पर फेंकते थे, तब भारत के लोग एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। सर जॉन मार्शल ने तब दुनिया को डंके की चोट पर बताया कि भारत का इतिहास अब सिर्फ 2000 साल नहीं बल्कि 5000 साल पीछे चला गया है। और इस सभ्यता की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इसकी अविश्वसनीय एकरूपता। हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो या कालिंबन हो, यह सभ्यता करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली थी, जो आज के कई यूरोपीय देशों से भी बड़ा इलाका है। फिर भी हर शहर की बनावट एक जैसी थी। ईंटों का अनुपात 4/2/1 हर जगह एक समान था। वजन तोलने के जो वाट यानी वेट होता है बिल्कुल एक जैसे थे और सड़कों की चौड़ाई भी हर जगह बराबर थी। उस दौर में जब ना इंटरनेट था, ना फोन और ना ही तेज रफ्तार गाड़ियां, तब इतने विशाल साम्राज्य में ये अनुशासन और समानता कैसे मुमकिन थी? क्या वहां कोई ऐसी केंद्रीय सरकार थी जो सब कुछ कंट्रोल करती थी, या वहां के लोग इतने अनुशासित थे कि वो खुद ही नियमों का पालन करते थे? सिंधु घाटी की कहानी मिस्र या मेसोपोटामिया से बिल्कुल अलग है। मिस्र में हमें
पिरामिड मिलते हैं जो राजाओं की शान का प्रतीक थे, लेकिन सिंधु घाटी में हमें द ग्रेट बॉथ विशाल स्नानागार मिला। यह एक सार्वजनिक जगह थी। इसका मतलब साफ था कि यहां के लोगों के लिए किसी राजा की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता की सुविधा और साफ सफाई थी। यह शायद दुनिया का पहला ऐसा समाज था जहां ऊंच नीच बहुत कम थी। खुदाई में अमीर और गरीब के बीच कोई गहरी खाई नजर नहीं आती। लेकिन इस सुखी समाज के अंत की कहानी बड़ी खौफनाक है। मोहनजोदड़ो की गलियों में खुदाई के दौरान जानकारों को कुछ ऐसा दिखा जिसने सबकी रूह कपा दी। वहां सड़कों पर, घरों की सीढ़ियों पर इंसानी कंकाल यहां वहां बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मौत बहुत अचानक आई हो और लोगों को संभलने तक का वक्त न मिला हो। ना तो कोई भाग सका और ना ही किसी को अंतिम संस्कार का मौका मिला। इन हड्डियों के ढेर को देखकर मन में बस एक ही सवाल उठता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्या वहां कोई भयानक बाढ़ आई थी, कोई जानलेवा बीमारी फैली थी, या फिर जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां महाभारत जैसा कोई भीषण युद्ध हुआ था या कोई एटमी धमाका था। इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी उनकी लिखावट में छिपा है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। वो पत्थर जिन पर अजीब किस्म के जानवर और निशान बने हैं, वे आज भी खामोश हैं। इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम मिस्र के पिरामिडों पर लिखी बातों को समझ सकते हैं, मेसोपोटामिया की मिट्टी पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की भाषा आज भी एक अनसुलझी पहेली है। खुदाई में हजारों की संख्या में छोटी छोटी पत्थर की मोहरें मिली हैं और इन पर मछली, बर्तन, तीर और इंसानों जैसे करीब 400 से ज्यादा अलग अलग निशान बने हुए हैं। पर अफसोस के हजारों साल बाद भी हम उनके संदेशों को डिकोड नहीं कर पाए हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी लिखाई का कोई भी अनुवाद पीछे नहीं छोड़ा। अब इस पर जानकारों की अलग अलग राय। कुछ का मानना है कि यह दक्षिण भारतीय भाषाओं यानी द्रविड़ की जड़ है, तो कुछ इसे संस्कृत से जोड़कर देखते हैं। वहीं कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि ये कोई भाषा थी ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ कुछ निशान थे, जैसे आज के दौर में सड़कों पर ट्रैफिक साइन या कंपनियों के लोगो होते हैं। इन पत्थरों की मोहरों पर एक और अजीब बात देखने को मिलती है। इन पर सबसे ज्यादा दिखने वाला जानवर कोई शेर या हाथी नहीं, बल्कि वो था एक सींग वाला रहस्यमयी जानवर। हजारों मोहरों पर एक ऐसा जीव बना है जिसका शरीर तो बैल जैसा है, पर सिर पर एक लंबा सींग है। क्या 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न होते थे? विज्ञान कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्या था? शायद वो एक बैल की ऐसी तस्वीर थी जिसमें उसका दूसरा सींग पहले के पीछे छिप गया हो, या फिर ये उनका कोई पवित्र चिन्ह था, जैसे आज हम नंदी या गरुड़ को पूजते हैं। अब बात करते हैं गुजरात के लोथल शहर की। साल 1954 में जब यहां खुदाई की गई तो ईंटों से बना एक बहुत बड़ा तालाब जैसा ढांचा मिला। असल में दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था। सिंधु घाटी के लोग पानी के विज्ञान यानी इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उन्होंने समुद्र और साबरमती नदी के पानी को शहर तक पहुंचाने के लिए एक खास नहर तैयार की थी। उन्होंने टाइड कंट्रोल सिस्टम भी बना लिया था। लोथल से ऐसी कई मोहरें मिली जो खाड़ी देशों और ओमान की है, और मेसोपोटामिया के राजाओं ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि वे मेलुहा नाम के देश से सामान मंगवाते थे। जानकारों का मानना है कि मेलुहा असल में सिंधु घाटी सभ्यता का ही पुराना नाम था। ये लोग दुनिया के सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापारी थे जो कीमती पत्थर, हाथी दांत और यहां तक कि मोर का भी व्यापार विदेशों में करते थे। वहीं मोहनजोदड़ो की खुदाई में 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली है, जिसे आज दुनिया डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है। यह मूर्ति उस समय के समाज और फैशन को समझने का एक बड़ा जरिया है, और उस मूर्ति के हाथ के ऊपर से नीचे तक ढेर सारी चूड़ियां हैं। एक हाथ कमर पर रखा है और चेहरे पर जो निडर भाव है उसे देखकर लगता है कि उस समय महिलाओं का समाज में बहुत सम्मान था। वे न केवल कला और फैशन के शौकीन थे, बल्कि धातुओं को पिघलाकर सुंदर चीजें बनाना भी बखूबी जानते थे। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कोई समाज कितना सुखी था, तो वहां के बच्चों के खिलौनों को देखिए। सिंधु घाटी की खुदाई में हथियार तो नाम मात्र के मिले हैं, जैसे तांबे के छोटे चाकू, भाले। वहां ना कोई बड़ी तलवार मिली, न ढाल, और ना ही जंग में पहनने वाली कोई कवच। लेकिन हाँ, वहां खिलौनों का एक खजाना मिला। मिट्टी की बनी छोटी बैलगाड़ियां, सिल हिलाने वाले खिलौने जो जानवर होते हैं, सीटी जैसी आवाज निकालने वाली चिड़िया, और शतरंज जैसे बोर्ड गेम्स। ये एक ऐसा अनोखा समाज था जिसका ध्यान लड़ाई झगड़े पर नहीं बल्कि व्यापार और अपने परिवार की खुशियों पर था। मानव इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी सभ्यता ने बिना किसी बड़े युद्ध के पूरे 700 सालों तक इतनी शांति से राज किया। पर साल 1900 ईसा पूर्व के करीब कुछ बहुत बुरा होने लगा। जो भाषा और लिखाई हजारों सालों से एक जैसी थी, वो धीरे धीरे गायब
होने लगी। व्यापार का हिसाब किताब बिगड़ने लगा। लोथल का शानदार बंदरगाह सूख गया और मोहनजोदड़ो की जो सड़कें कभी एकदम साफ रहती थी, वहां अब लोग बेतरतीब तरीके से घर बनाने लगे। वो अनुशासन और वो एकता जो सबको जोड़कर रखती थी, अब बिखर रही थी और अपने अपने हंसते खेलते घरों को छोड़कर जाने लगे थे। धोलावीरा शहर के दरवाजे पर मिट्टी में गिरा हुआ एक बड़ा साइन बोर्ड मिला और जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे थे। यह दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड माना जाता है। शायद उस पर स्वागत लिखा हो, जैसा कुछ ऐसा लिखा हो, पर अब उस शहर में स्वागत करने वाला कोई नहीं बचा था। साल 1944 में ब्रिटिश इतिहासकार सर मोर्टिमर व्हीलर ने एक थ्योरी दी, आर्यों का हमला। व्हीलर का मानना था कि मध्य एशिया से घोड़ों पर बैठकर आर्य भारत आए और उन्होंने इन व्यापारियों पर हमला करके उनका कत्लेआम कर दिया। सालों तक हमारी किताबों में भी यही पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन हकीकत में आज के आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। रिसर्च में पता चला है कि वे कंकाल एक ही समय के नहीं थे और उन पर हथियारों के निशान भी नहीं थे। सबसे बड़ा सबूत मिला है राखीगढ़ी में। वहां के डीएनए सैंपल से पता चला है कि यहां रहने वाले लोगों के जीन हजारों साल से एक जैसे ही थे, यानी बाहर से कोई बड़ी आबादी अचानक हमला करने नहीं आई थी। असल में उस महान सभ्यता का कातिल कोई इंसान नहीं, बल्कि बदलता हुआ मौसम और कुदरत था। 4000 साल पहले हिमालय के इलाके में भारी भूकंप आए थे, जिनकी वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। सरस्वती नदी सूख गई, उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बन गई और बारिश के साथ छोड़ दिया गया। ये एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। लोग भूख से तड़पने लगे और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। मोहनजोदड़ो की गलियों में मिले वो कंकाल शायद किसी महामारी या भुखमरी का शिकार थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां परमाणु धमाका हुआ था, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर यह थ्योरी खरी नहीं उतरती। वहां मिली पिघली हुई चीजें दरअसल मिट्टी पकाने वाली भट्टियों की गर्मी का नतीजा थी। जब नदियां पूरी तरह सूख गई तो लोग गंगा यमुना के मैदानों की तरफ निकल पड़े। वहां नए इलाकों में वैसी सुख सुविधाएं नहीं थी, इसलिए उन्हें मजबूरन दोबारा गांव वाली सादी जिंदगी में लौटना पड़ा। इतिहास में इसे शहरी सभ्यता का अंत कहा जाता है, लेकिन सिंधु घाटी की वो महान सभ्यता पूरी तरह मरी नहीं। वे लोग कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि वे हम बन गए। आज भी जब हम नमस्ते करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं या साड़ियां पहनते हैं, ये सब हमें हड़प्पा से विरासत में मिला है। राखीगढ़ी की हालिया डीएनए रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम सब उसी हड़प्पा वाली महिला के वंशज हैं। उत्तर प्रदेश के सानोली में मिले रथ और तलवारें ये साबित करती हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर योद्धा भी थे। आज 5000 साल बाद हम 21वीं सदी में खड़े हैं। हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, लेकिन क्या हम वाकई हड़प्पा के उन लोगों से ज्यादा समझदार हैं? आज जरा सी बारिश में हमारे शहर डूब जाते हैं, जबकि उनका ड्रेनेज सिस्टम कभी फेल नहीं हुआ। इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो हमारे आलीशान शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बनकर रह जाएंगे। हड़प्पा की रूह आज भी 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धड़क रही है। याद रखिएगा, हम ही हड़प्पा हैं और यह हमारी अपनी दास्तान है जो कभी खत्म नहीं हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हड़प्पा की इस कहानी को सुनकर, हड़प्पा के इतिहास को जानकर आपको कैसा लगा? इस सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या जो तथ्य हमने दिए हैं वो सही है? अगर इसमें कोई डाउट है तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए और तथ्यों से जुड़े हुए हर एक फैक्ट यहीं पर आपको मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।